श्वेता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में कि मुगल डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, मुगल डायनेस्टी कब से कब तक रही, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुगल डायनेस्टी की नींव बाबर ने डाली थी और बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो बाबर का उत्तराधिकारी बना वो थे हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया और उसके बाद इन्होंने एक 15 साल का गैप लिया। ये गैप क्यों लिया था ये हम आपको जब हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको ब्रीफली बताएंगे। और ये वापस 1556 में आए और वापस इन्होंने शासन किया और 1556 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो उत्तराधिकारी बने वो थे अकबर। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। ये आप टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, इसीलिए इन्हें लार्जेस्ट रूलर कहा जाता है, मीन्स सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक। इसके बाद जो शासक बने वो थे जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। आप देख रहे हैं अकबर के बाद यही एक राजा हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक शासन किया, इसीलिए औरंगजेब को सेकेंड लार्जेस्ट रूलर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मुगल डायनेस्टी बस यहाँ बाबर से स्टार्ट हुई और औरंगजेब पर खत्म हो गई, नहीं, मुगल डायनेस्टी अभी बहुत है, लेकिन जो मेन जो शासक थे वो यही हैं। इसके बाद मुगल डायनेस्टी का जो आखिरी शासक थे वो थे ये बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की जो पहली स्वतंत्रता वो पहली क्रांति हुई थी ना उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि 1526 से स्टार्ट हुई मुगल डायनेस्टी और कब तक 1857 तक चली। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि औरंगजेब के बाद बहुत अच्छे रूलर नहीं आए, क्योंकि मुगल डायनेस्टी औरंगजेब के बाद कमज़ोर पड़ने लगी और इनका जो एरिया था वो लिमिटेड होने लगा। ओके, और इस टाइम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा जो उफान में थे, जो सबसे ज़्यादा अपने राज्य को फैला रहे थे, अपने आप को विस्तृत कर रहे थे, वो थे मराठास। ओके, मराठा के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम वापस करते हैं बाबर पर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और ये फरगाना के शासक थे। वैसे तो बाबर फरगाना का शासक बनना चाहिए था, लेकिन उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद जो फरगाना के शासक बने उन्होंने बाबर को राज्य से निकाल दिया, मीन्स बाबर को राजा नहीं बनाया। तो बाबर अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान में काबुल के शासक बने। उस समय इनकी महज बहुत कम थी। उसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर इंडिया आए और इंडिया में आने के लिए या इंडिया में अपने आप को स्टैबल करने के लिए इन्होंने जो पहला युद्ध लड़ा वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी पहला अफगानी शासक था और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने इंडिया में मुगल वंश की नींव डाली। अभी ऐसा नहीं है कि बाबर को पूरा दिल्ली, मीन्स दिल्ली का मतलब दिल्ली उस समय इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं था। ओके, तो बाबर को क्या मिला, सिर्फ दिल्ली और आगरा वाला एरिया बाबर के कब्जे में आया। बाबर वहाँ का शासक बना। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये इन्हें उपाधि क्यों मिली थी वो हम आगे देखेंगे। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? टोटल 5 बार। बाबर के समय में लिटरेसी टेस्ट कैसा था? बाबर के समय में लिटरेसी टेस्ट अच्छा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा उनकी आत्मकथा का ओरिजिनल नेम नहीं है। जो उनका ओरिजिनल नेम था वो था तुजुक ए बाबरी। क्या था? तुजुक ए बाबरी। ये आत्मकथा तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी और इस आत्मकथा में बाबर की लाइक्स, डिसलाइक, पसंद नापसंद के अलावा इंडिया की जो स्पेशलिटीज थी, इंडिया के लोग कैसे थे, इंडिया के जानवर, सब कुछ लिखा है। इंडिया की सामाजिक स्थितियाँ, इंडिया के फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किए जाते थे, जो लोग आते थे इंडिया में, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव कैसे रहते थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसलिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। अकबर के समय में बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया गया, मीन्स तुजुक ए बाबरी का ट्रांसलेशन किया गया फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, और इसका नाम रखा गया बाबरनामा। ये ट्रांसलेशन किसने किया था? ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र जो थे, जिनका नाम था अब्दुल रहीम, इन्होंने किया था। और अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। ऐसा नहीं है कि अकबर के समय में यही एक ऐसी पुस्तक थी या बुक थी जिसका ट्रांसलेशन किया गया था। अकबर के समय में बहुत सारी बुकों का ट्रांसलेशन किया गया था। इवन रामायण और महाभारत जैसी किताबों का भी ट्रांसलेशन किया गया था। बाबर के द्वारा लड़े गए सबसे प्रमुख युद्ध, जो कि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, या सन क्या था, या खानवा का युद्ध में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, इस तरीके से। तो पहला युद्ध तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। सेकेंड जो युद्ध हुआ था वो था खानवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें मेदिनी राय हार गए थे।
नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। ये घाघरा एक नदी है, घाघर, उसके पास में हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। अफगानों, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी भी अफगान था। तो इब्राहिम लोदी का एक भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, ओके, जो जिसने पार्टिसिपेट किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। लेकिन बाद में जब उसको पता दिखा कि इब्राहिम लोदी हार रहा है ना, तो वो वहां से भाग गया था और बिहार और यूपी में जितने भी अफगान थे उन सबको उसने एकत्र किया और फिर ये बाबर और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था, ओके, जिसमें अगेन अफगान हार गए थे। ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी और बाबर का मकबरा काबुल में बनाया गया। और बाबर को शराब बहुत पसंद थी, अल्कोहल बहुत पसंद थी, इसलिए प्रसाद के रूप में वहां पर अल्कोहल चढ़ाई जाती है। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे और जिसमें से जो बाबर का उत्तराधिकारी बना था वो था हुमायूं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाबर को बादशाह की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि ये पहले तैमूर शासक थे। इन्हें कई सारी उपाधियां मिली थी, जैसे उदारता के लिए इन्हें मिली थी कलंदर की उपाधि और खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात इन्हें मिली थी गाजी की उपाधि। आगे हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने गद्दी, आगरा की गद्दी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में संभाली थी और इन्होंने 1530 से 1540 तक शासन किया। उसके बाद एक 15 साल का गैप लिया, ठीक है, और वापस इन्होंने 1556 में शासन किया और 1556 में ही इनकी डेथ हो गई थी। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं के टोटल 3 भाई थे। मैंने आपको बताया ना बाबर के 4 बेटे थे, तो एक हुमायूं, दूसरा कमरान, मिर्जा अस्करी और हिंदाल। तो कमरान को काबुल और कंधार का शासन दिया गया, मिर्जा अस्करी को संभल का और हिंदाल को अलवर और मेवाड़। वही जो राणा सागा से हारे थे ना, राणा सागा जब हार गए थे ना बाबर से, तो उनको मेवाड़ मिल गया था बाबर को, तो यहाँ का राजा बनाया गया था हिंदाल को। अब क्वेश्चन जरूर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये हुमायूं के बारे में हम बार बार बताते हैं 15 साल का गैप लिया था, 15 साल का गैप लिया था, लेकिन क्यों लिया था? हुआ ये था कि 1540 के बाद शेर शाह सूरी के और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका नाम है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। जब चौसा का युद्ध हुआ तो इसमें हुमायूं हारा तो, लेकिन उसे अपना शासन छोड़कर नहीं जाना पड़ा। लेकिन जब दोबारा शेर शाह सूरी के साथ जो युद्ध हुआ जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, इसमें हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं को अपना शासन वासन सब छोड़कर जाना पड़ा और ये सिंध चले गए 15 साल के लिए। अब सिंध तो चले गए, लेकिन ये शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी एक सूरी शासक था, सूर शासक था, इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी और इनके जो बचपन का नाम था वो था फारिद खां। फारिद खां ने एक बार एक शेर को मारा था, इसी के बिहार पर इनका नाम पड़ा था शेर खां। और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह या शेर खां को शेर शाह की पदवी दी गई थी। शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कालिंजा के किले को जीतते वक्त हुई थी। इसमें वो एक उल्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहे थे और एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो गई थी। शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं क्या थे। तो सबसे पहला है कि शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ध्यान रखिएगा, स्थापना या बनवाई नहीं थी, उसको सिर्फ रिपेयर करवाया था। शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। अब ये पट्टा प्रथा क्या थी? एक्चुअली होता क्या था पहले कि जो किसान थे, तो जितना भी उन्होंने उगाई की है, इन्होंने जो भी खेती की, उस बिहाफ पे टैक्स लगता था कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब उनकी खेती हुई नहीं हुई उनसे कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने जो पट्टा प्रथा चलाई थी, इवन पट्टा नाम आज भी हम लोग सुनने को मिलता है जब भी किसी लैंड की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, मेनली एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो पट्टा नाम पक्का सुनने में आया होगा आप लोगों के। तो इसमें क्या होता था कि जो जगह है ना उसको मेजर किया जाता था कि कितनी जगह, उस बिहाफ पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी की डेथ कैसे हुई थी, तो इनका मकबरा बनाया गया सासाराम में, जो कि बिहार में है। ये हुमायूं से युद्ध से पहले जो ये शेरशाह सूरी थे वो सासाराम के शासक थे, सासाराम के राजा थे। इनका जो उत्तराधिकारी बना वो थे इस्लाम शाह, इनका पुत्र। अब शेरशाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं वापस आए और 1556 में इनकी डेथ हो गई और इनका मकबरा बना कहाँ पर? दिल्ली में। और इनके मकबरा, इनका जो टॉम बना उसकी विशेषता क्या थी? डबल डॉम आर्क। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, ओके। और इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था बेगम हामिदा बानो बेगम ने, मीन्स हुमायूं की बेगम हामिदा बानो बेगम ने। हुमायूं की बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था हुमायूं नामा, और ये कब लिखी गई? अकबर के समय में। और इसे लिखी किसने? इसे लिखा था गुलबदन बानो बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। और हुमायूं को अफीम बहुत पसंद थी। हुमायूं के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई थी और ये वापस कैसे आए थे इंडिया में। तो हुमायूं की मृत्यु
मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये हमने आपको बताया था कि वापस चले गए थे, तो ये 1555 ईस्वी में वापस आए। पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराकर इन्होंने दिल्ली की गद्दी पुनः वापस की थी, पुनः पाई थी। हुमायूं ज्योतिष पर बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही ये कपड़े अंगूठियां वगैरह पहना करते थे कि अगर किसी ज्योतिष ने कहा आज ये कलर के कपड़े पहनने हैं तो वो उस पर बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा। दिस इज श्वेता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के तीसरे रूलर अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था और इनका नाम था जलालुद्दीन अकबर। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान में हुआ था, जब अकबर की उम्र महज 13 साल की थी। तो अकबर के जो संरक्षक थे वो थे बैरम खां, और बैरम खां ने ही इनका राज्याभिषेक किया था। अकबर के संरक्षक बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक रहे। ओके, इसके बाद अकबर ने इन्हें हज के लिए रवाना कर दिया था। अकबर ने अपनी जो राजधानी थी उसको पहले दिल्ली से आगरा और फिर आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। फतेहपुर सीकरी एक नगर था जिसे अकबर ने ही बसाया था। हम फतेहपुर सीकरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी मेनली 2 चीज़ों के लिए फेमस थी। फर्स्ट, फेमस फॉर सूफी संत जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, एंड सेकंड बुलंद दरवाज़ा। ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, एक ह्यूज डोर, ओके, जिसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम भी सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा था। ओके, अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। सॉरी, अकबर ने आगरा का किला बनवाया नहीं था, उसको रीबिल्ड किया था। ठीक है, ये पहले से बना हुआ था, बहुत अच्छा नहीं बना था। इसे बाद में अकबर ने रेड सेंट स्टोन से बनवाया, मीन्स लाल, आगरा का लाल किला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, आगरा का लाल किला ही कहते हैं। ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। एक्चुअली अकबर उस टाइम रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, ओके, कि कौन सा रिलीजन है, कैसा है। तो एक उन्होंने जगह बनाई जहाँ पर सारे धर्म के लोगों को एकत्र किया गया, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों को। तो वहाँ के सारे गुरु आए, ऐसा नहीं है सारी पूरी जनता नहीं आगे, नहीं, सभी के जो मेन गुरु थे वो आए, उन्होंने अपने बारे में बताया। वो तो उस समय होता क्या था कि आपस में ही लड़ने लगते थे, नहीं हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ों को फिक्स करने के लिए अकबर ने सभी धर्मों की जो सार था, जो मेन और अच्छी चीज़ें थी, उनको लेकर एक धर्म की स्थापना की, और जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। और बीरबल इस धर्म को स्वीकारने वाले पहले हिंदू शासक थे। पहले तो थे ही, साथ में आखिरी भी थे, ओके, क्योंकि ये धर्म ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। ओके, अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों की। अकबर के दरबार में 9 बहुत ज़्यादा फेमस रत्न थे, लोग थे, 9 लोग थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार के 9 रत्न, जिसमें सबसे पहले हैं अबुल फजल, जिन्होंने बाबरनामा लिखी है, जो कि फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है, किसमें, पर्सियन लैंग्वेज में। उसके बाद आते हैं फैजी, क्या नाम इनका, फैजी। इसके बाद तानसेन। तानसेन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गायक थे। ऐसा कहा जाता है कि वो जब गायकी करते थे ना, तो वो जो राग गाते थे वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। जैसे कि कोई गाना, कोई राग सुना रहे हैं जिसमें दीपक जलने चाहिए तो दीपक जल उठते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बीरबल। बीरबल के बारे में तो हम सभी ने सुना है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत जल्दी आंसर देते थे किसी भी बात का। टोडरमल। टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अब ये था कि एक्चुअली टोडरमल जी थे कौन? ये जैसे आज होते हैं ना वित्त मंत्री, जो राजस्व विभाग देखते हैं कि वित्त क्या आया, रेवेन्यू देखते हैं, तो सेम अकबर के टाइम के ये वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार के। ओके, कि क्या रेवेन्यू आया, क्या टैक्सेस आया, ये सारी चीज़ें टोडरमल जी देखते थे। इसके बाद है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह वही है जो अकबर के बिहाफ पर अकबर की साइड से महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए गए थे। ओके, इसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम, जिन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। ओके, इसके बाद फकीर आजी उद्दीन। ओके, और जो आखिरी रत्न है उनका नाम है मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। उसके बाद जजिया कर भी समाप्त कर दिया। जजिया कर एक्चुअली था क्या कि जो नॉन रिलीजियस थे ना, जो नॉन मुस्लिम थे, ओके, उनको एक कर देना पड़ता था, उसको अकबर ने हटा दिया था। जैसे कोई हिंदू है तो उसे एक टैक्स पे करना पड़ता था हिंदू होने की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को अकबर ने हटा दिया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद अकबर ने राजधानी, जो अकबर की राजधानी थी आगरा, उसे फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, और ये कब की थी, 1582 ईस्वी में। अकबर ने 4 बाग
बनाने की परंपरा स्टार्ट की थी। ये अकबर के समय में परंपरा स्टार्ट हुई थी ये चारबाग बनाने की, लेकिन इसका जिक्र बाबरनामा में देखने को मिलता है कि चारबाग कैसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि अकबर के समय में लिटरेसी टेस्ट कैसा था। वैसे तो अकबर अनलिटरेट था, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अकबर के टाइम में बहुत सारी अच्छी किताबों का ट्रांसलेट हुआ, बहुत सारी किताबें लिखी गई। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रामायण और महाभारत, इसका फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, मीन्स पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और इस बुक का नाम रखा गया रज़्मनामा। ओके, रज़्मनामा मीन्स युद्धों की पुस्तक। और ये अनुवाद और ट्रांसलेशन किसने किया था? नकीब खां, अब्दुल कादिर और शेख सुल्तान ने, इन्होंने मिलकर ये ट्रांसलेशन किया था। इसके बाद अब्दुल रहीम ने तुजु के बाबरी को, जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी, उसे बाबरनामा में ट्रांसलेट किया था। और ये किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था? पर्शियन लैंग्वेज मीन्स फारसी लैंग्वेज में। अकबर के समय में ज़्यादातर चीज़ें जो ट्रांसलेट की गई वो फारसी लैंग्वेज में ही की गई। ओके, और इन्हें खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। इसके बाद अकबरनामा किसने लिखा था? ये लिखा था अब्दुल फजल ने। ओके, अब इस अकबरनामा में था क्या? अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट उसके जो पूर्वज थे उनको डेडिकेटेड है कि उनके पूर्वज कैसे थे। सेकेंड जो पार्ट है वो अकबर का जो सरकार थी, अकबर शासन कैसे करते थे। ओके, कि उनका राज्य कैसा था, उनके वहाँ के लोग कैसे थे, जो यात्री आते थे वो कैसे थे, कल्चर कैसा था, हिस्टोरिकल नरेशन अकबर के पीरियड में किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सेकेंड वॉल्यूम में। थर्ड जो वॉल्यूम है वो उसमें राजस्व विभाग, खर्च और सांख्यिकी विभाग, कृषि, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं जो थर्ड पार्ट है वो एक इकोनॉमिकल बुक है। थर्ड जो वॉल्यूम है अकबरनामा का वो एक इकोनॉमिकल बुक है, और इसीलिए इसे थर्ड वॉल्यूम का मीन्स थर्ड जो पार्ट है उसे अलग नाम ही दिया गया, आईने ए अकबरी। अकबर के समय में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए, वैसे तो अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े गए, जैसे कि बिहार, बंगाल, ये सारे जो ऐसे स्टेट थे जिन्होंने आप पहले तो ये दिल्ली और आगरा में ही मिले हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना, जैसे हुमायूं चले गए तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो अलग हो गए, तो इन सबसे अकबर ने युद्ध किया और वापस इन्हें अपने में मिला लिया। लेकिन जो मेन युद्ध है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आपको याद ही होगा जब हम बात कर रहे थे अकबर की, तो हमने बताया था 1556 में हुमायूं की डेथ हुई और बैरम खान ने अकबर को राजा घोषित कर दिया। ओके, तो उस समय अकबर की उम्र महज 13 साल की थी, और ये वही टाइम ड्यूरेशन है जब अकबर कहाँ थे? पंजाब में। ठीक है, तो जब जैसे ही हेमू को पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, उन्होंने जाके अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अपना राज्याभिषेक करा लिया और अपना नाम दिया हेमचंद विक्रमादित्य। ओके, जैसे ये खबर बैरम खां को मिली तो बैरम खां के पास जो बची हुई सेना थी जो पंजाब गई हुई थी, उसको लेकर अकबर के साथ ये वापस आए और पानीपत में इन्होंने हेमू से युद्ध किया और जिसमें हेमू को हरा दिया। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पानीपत के द्वितीय युद्ध से कि दिल्ली का दूसरा हिंदू शासक कौन था? सॉरी, दूसरा नहीं, दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक कौन था? तो वो थे हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू। ओके, नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये इसमें बैरम खां की विजय हुई थी, मीन्स अकबर की विजय हुई थी, क्योंकि डायरेक्ट अकबर तो लड़ने गए नहीं थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। ये 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था। राजा मानसिंह 9 रत्नों में से एक, मैंने आपको बताया था, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद अकबर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो अकबर ने सबसे पहले गुजरात विजय के दौरान समुद्र देखा था, मीन्स इससे पहले इन्होंने कभी समुद्र ही नहीं देखा था। हमने आपको बताया ना कि फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया, ये इसी उपलक्ष्य में बनाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था, इसीलिए इसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। एंड लास्ट, जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। कई जगह हमें सुनने को मिलता है ना कि अकबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था, क्योंकि पहले होता भी था कि जो राजा रहते थे वो अपना मकबरा बनवा देते थे कि भाई जब हम मर जाए उसके बाद हमें वहां दफना देना। ठीक है, तो कई बुक में ऐसा देखने को मिलता है कि अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जहांगीर मुगल डायनेस्टी के चौथे रूलर के बारे में। ओके, सो हैव अ गुड डे। हेलो व्यूअर्स, दिस इज श्वेता एंड आज हम बात करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के फोर्थ रूलर, जो चौथे शासक थे, जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की
झोपड़ी में हुआ था, इसीलिए अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। ये जो शेख सलीम चिश्ती थे, इन्हीं के नाम पर। सलीम ने एक जंजीर बनवाई थी जिसका नाम था न्याय की जंजीर, और इसमें 60 घंटियाँ थी और एक बहुत बड़ी सोने की चेन बनी हुई थी, जिसको जब खींचते थे ना तो सारी घंटियों की आवाज़ होती थी, जिससे लोग वहाँ जाकर न्याय मांगते थे, कि उस घंटी को बजाते थे, जिससे जहांगीर को पता चलता था कि कोई न्याय मांगने के लिए आया हुआ है। आज भी जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, न्याय के प्रतीक के रूप में। जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठे थे तो उनके जो पुत्र थे खुसरो मिर्जा, इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। खुसरो मिर्जा ने जब विद्रोह छेड़ा तो खुसरो मिर्जा और जहांगीर के बीच में एक युद्ध हुआ। ये जालंधर के पास हुआ था, जिसमें खुसरो मिर्जा की हार हुई थी और इनकी आंखें निकाली गई थी, इन्हें अंधा करके कारागृह में डाल दिया गया था। खुसरो मिर्जा का साथ जिन जिन लोगों ने दिया था, जैसे कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, इन्होंने खुसरो मिर्जा का साथ दिया था, इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी। इसके अलावा खुसरो मिर्जा का साथ नूरजहां बेगम के जो पिता थे और नूरजहां के जो भाई थे, इन्होंने भी खुसरो मिर्जा का साथ दिया था, इसलिए इन्हें भी कारागृह में डाल दिया गया था। जहांगीर के काल को आर्ट का मीन्स चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर आर्ट के बहुत बड़े लवर थे, बहुत बड़े प्रेमी थे। इनके समय में जो पेंटर्स हुआ करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, उन्हें सराहा जाता था, और जहांगीर खुद भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे। ओके, जहांगीर के टाइम में अब पेंटिंग वैसे नहीं होती थी कि दीवालों पर चित्रकारी, नहीं। इस समय कैनवास का उपयोग होने लगा था, और इस कैनवास को मिनिएचर्स कहते थे। जो कैनवास पर पेंटिंग बनती थी, इन्हें मिनिएचर्स कहा जाता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक-ए जहांगीरी, और इसे जहांगीरनामा भी कहते हैं। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन जहांगीर इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसे कंप्लीट किया था मोतबिंद खां ने। जहांगीर की जो वाइफ थी उनका नाम था नूरजहां। इनका रियल नेम नूरजहां नहीं था, इनका रियल नेम था मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा की पहली शादी जो हुई थी वो अली कुली से हुई थी। अली कुली जहांगीर के दरबार में कार्यरत थे, और अली कुली की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अली कुली की विधवा थी, जिनसे जहांगीर ने निकाह किया था, और निकाह के बाद जहांगीर ने इन्हें नाम दिया था नूरजहां। नूरजहां मीन्स कि आपने हमारे पूरे उजाला कर दिया हर जगह। नूर मीन्स उजाला, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइप से, कि आपके आने से हमारी ज़िंदगी में जहां नूर आ गया। नूरजहां ऐसी मात्र एक मुगल बेगम थी जिन्हें बादशाह बेगम की उपाधि मिली थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। इसके अलावा वो जो राजपाट के काम थे उनमें भी दिलचस्पी दिखाती थी, और बहुत ज़्यादा राजपाट के काम भी करती थी। मीन्स जहांगीर का पूरा सहयोग करती थी राजपाट में भी। इवन जब जहांगीर आउट ऑफ स्टेशन होते थे, मतलब कि जब आगरा से बाहर जाते थे या दिल्ली से बाहर जाते थे, तो सारा राजपाट का जिम्मा नूरजहां संभालती थी। जैसे कि जहांगीर, मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा आर्ट के शौकीन थे, पेंटर थे, तो ये ज़्यादातर समय कश्मीर में भी जाते थे। तो कश्मीर में इन्होंने एक बाग बनाया जिसका नाम है शालीमार बाग। नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे, और इसका एक रीज़न तो नूरजहां भी है, क्योंकि नूरजहां के जो पिता थे वो ईरानी थे, और मैंने आपको बताया कि नूरजहां शासन में भी कार्यरत थी, कामकाज देखती थी, तो ये रीज़न भी उतना ही नेसेसरी है कि नूरजहां भी एक ईरानी थी, इसलिए जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। नूरजहां बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शाहजहां अर्थात खुर्रम बादशाह बने। इसका बहुत बेसिक सा रीज़न था, क्योंकि शाहजहां जगत गोसाई के पुत्र थे। जगत गोसाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह जहांगीर से हो गया था। ठीक है, इसलिए नूरजहां नहीं चाहती थी कि शाहजहां बादशाह बने। ठीक? जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत आए थे, जिसमें सबसे पहले जो दूत आए थे वो थे विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन मांगी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन इन्हें वो परमिशन नहीं मिली। फिर सेकंड जो आए वो आए थॉमस रॉ, और इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन मांगी, और इन्हें परमिशन मिल गई, और ईस्ट इंडिया की पहली फैक्ट्री जो लगी वो सूरत में लगी। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया, और इसे बनवाया किसने था? नूरजहां ने। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमराव नामक स्थान पर हुई थी, और इन्हें रावी नदी के किनारे लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी,
और बात कर लेते हैं जहांगीर के पुत्रों की। तो जहांगीर के टोटल 5 पुत्र थे। खुसरो, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। परवेज़, ये इनका नाम था शहज़ादा परवेज़। इनके बारे में भी एक बहुत छोटी-सी स्टोरी है, ये हम बात करेंगे। नेक्स्ट है खुर्रम, खुर्रम जो कि आगे जाके इनके उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट है शहरयार एंड जहांदार। ओके, अब बात करते हैं जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां की, जो कि 5वें मुगल शासक थे। इन्होंने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया और इनका जो रियल नेम था वो था खुर्रम। जहांगीर और अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर, इनके बीच में बहुत टाइम से तनाव चल रहा था। इस तनाव को इन्होंने ख़त्म किया और इनके विरुद्ध जो युद्ध हुआ था इसमें इन्हें सफलता प्राप्त की। इससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां मीन्स सारे जहां का शासक, मीन्स सारा जहां जिसके आगे नतमस्तक हो। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इनकी जो बेगम थी उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें शाहजहां ने मुमताज़ महल की उपाधि दी थी और इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां की माता का नाम हम आपको ये पहले ही बता चुके थे, इनका नाम जगत गोसाई था, जो कि जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, बहुत सारे किले वगैरह बनवाए, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां ने सबसे पहले तो लाल किला बनवाया, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आज भी यहाँ 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। नेक्स्ट ताजमहल, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था उनकी डेथ के बाद। इसकी जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईसा ने तैयार की थी और मुख्य स्थापत्य कलाकार जो थे जिनकी देखरेख में ये बनाया गया था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। जामा मस्जिद, फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जामा मस्जिद तो शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन कई बार ऑप्शन में शाहजहां होता ही नहीं है, वहाँ होता है जहांआरा। तो जामा मस्जिद 2 बनी है, एक दिल्ली में और एक आगरा में। जो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो बनवाई थी शाहजहां ने और जो आगरा की है वो बनवाई थी शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। इसके अलावा शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ये एक सिंहासन था जिसपे शासक बैठते थे। ये सिंहासन मयूर के शेप का था, मीन्स पीकॉक के शेप का था, मोर के शेप का था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा जाता है। शाहजहां के जो वजीर थे, जो वजीर पद पर नियुक्त थे वो थे आसफ खां। क्या नाम था इनका? आसफ खां। इसके बाद महावत खां, इन्हें शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि दी थी। एक्चुअली आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नूरजहां जो थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शाहजहां राजा बने और जब ये एहसास शाहजहां को होने लगा कि नूरजहां इनके सभी कामों को दबा रही हैं और वो नहीं चाहती कि राजा बने, तो शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था। ये वही विद्रोह था जो खुसरो मिर्जा ने स्टार्ट किया था और खुसरो को अंदर करके जेल में डाल दिया गया था। तो शाहजहां ने खुसरो को मार दिया था और उस विद्रोह को आगे बढ़ाने लगे थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने 2 लोगों को भेजा था, एक महावत खां और दूसरे शहजादा परवेज। हमने बताया था ना, जो दूसरे पुत्र थे शहजादा परवेज, उसे भेजा गया था और महावत खां और शहजादा परवेज ने शाहजहां को हरा दिया था और शाहजहां को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया, जहां शाहजहां ने माफी मांगी, अपनी गलती की और जहांगीर ने उन्हें माफ भी कर दिया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी जो थी उसे आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर दिया था। शाहजहां ने ही बसवाया था, ये ओल्ड दिल्ली में आता है। और शाहजहां ने अहमदनगर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था, उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद लाल खान, जो कि एक संगीतकार थे, उन्हें सुंदर समंदर की उपाधि से सुशोभित किया था शाहजहां ने। शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था दारा सिकोह। ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और इन्होंने भगवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है, मीन्स किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी। मीन्स 8 साल बाद, जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया उसके 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु हुई थी। शाहजहां की जो लास्ट विश थी वो बहुत सिंपल थी कि वो ताजमहल का जो रिफ्लेक्शन है, ताजमहल के जो प्रेसियस स्टोन्स हैं, उनको वो पानी के रिफ्लेक्शन में देख सके, पानी में जो उनका उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें देख सकें, टू सी ताज इन रिफ्लेक्शन ऑफ सेमी प्रेसियस स्टोन्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मुगल डायनेस्टी के
अंतिम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर के बारे में जो थे औरंगजेब। ओके, सो हैव अ गुड डे। श्वेता एंड आज हम बात करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के 6th रूलर औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहात गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगा और औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सेकंड लार्जेस्ट रूलर थे क्योंकि इन्होंने फ्रेंड्स 49 ईयर्स मीन्स 49 साल तक शासन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे। इन्हें जिंदा पीर कहते थे क्योंकि ये ना बिल्कुल पीर फकीर की तरह थे। इन्हें ज्यादा आभूषण, ज्यादा साज श्रृंगार, बहुत ज्यादा चमकीले कपड़े, इन सब का कोई शौक नहीं था। ये बहुत सादा जीवन जीते थे, इसीलिए इन्हें जिंदा पीर कहते थे। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहा होगा कि जब इतने ही ज्यादा ये सिंपल सादा जीवन, कोई साज श्रृंगार का शौक नहीं था, तो इतना ज्यादा अपने साम्राज्य को फैलाने की क्या जरूरत थी? तो फ्रेंड्स, एक चीज आपको बता दें, ये इस्लाम को बहुत मानते थे और ये चाहते थे कि सब लोग इस्लाम को माने। ओके, इसीलिए 1665 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि। ये शिवाजी और जो औरंगजेब का नेतृत्व कर रहे थे, औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जय सिंह, उनके बीच में हुई थी। ये संधि का रीजन क्या था? एक्चुअली जो पुरंदर का किला था उसे जय सिंह की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। शिवाजी को ये समझ में आ गया था कि अगर हम अभी भी हम युद्ध जारी रखते हैं तो इससे हमारी सेना को बहुत ज़्यादा हानि होगी और बहुत ज़्यादा जनधन, दोनों ही चीज़ की हानि होगी। इसलिए ये सही डिसीजन नहीं है। इसीलिए उन्होंने जयसिंह के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया और 21 नहीं, ये 11 जून है, 11 जून 1665 ईस्वी में ये एक संधि हुई जिसका नाम था पुरंदर की संधि। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। जब ये 1665 में संधि हुई ना, तो इसके बाद मई 1666 ईस्वी में राजा जयसिंह ने शिवाजी को आगरा में इनवाइट किया कि आप आइए औरंगजेब के दरबार में। और शिवाजी पहुंचे भी। शिवाजी आगरा जो औरंगजेब का दरबार था वहां पहुंचे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी की रिस्पेक्ट नहीं की और उनका निरादर किया, जिसके बिहाफ में शिवाजी ने भी औरंगजेब का निरादर किया और औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले के जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहाँ शिवाजी के साथ उनके पुत्र सामाजी भी थे। लेकिन 99 ही दिन में, मीन्स शिवाजी उनकी कैद में 99 दिन तक तो रहे, उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। अब आप सोचेंगे गायब गायब नहीं हुए थे, वो वहां से भाग गए थे। और लोग कहते हैं कि वो वहां से गायब हो गए थे क्योंकि वो ऐसे भागे थे कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि शिवाजी कब किले से बाहर चले गए। और ये चौंका देने वाली घटना थी, जिसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या कर दी गई। और दिल्ली में जहाँ इनका सिर गिरा था, जहाँ इनका शीश कटकर गिरा था, वहाँ एक गुरुद्वारा बना जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा, जो दिल्ली में है अभी भी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जजिया कर वापस से शुरू कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, औरंगजेब इस्लाम को फॉलो करते थे, तो वो यही चाहते थे कि जो लोग नॉन मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो इस्लाम को स्वीकार लें या फिर जजिया कर दें। तो इसलिए उन्होंने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर आप लोग को शायद याद हो, मैंने अकबर के टाइम में बताया था कि ये वो कर है जो लोग मुसलमान नहीं हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए इन्हें पे करना पड़ता है। औरंगजेब ने मकबरा बनवाया था जिसका नाम था बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये इन्होंने अपनी बीबी के लिए बनवाया था। जब इनकी बीबी की डेथ हो गई तब बनवाया गया था। इसे ना ताजमहल की कॉपी भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह लगता है, लेकिन ये इतना भव्य और इतना आलिशान नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे छोटा ताजमहल या मिनी ताजमहल भी कहते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को वापस से जीत लिया था और इन्हें पुनः मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये स्टोरी ये है कि जब औरंगजेब दिल्ली में थे, ओके, जब ये दिल्ली में रह रहे थे, तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीत ही नहीं पा रहे थे। बीजापुर और गोलकुंडा ये दक्कन के एरिया हैं। जैसे कि आपको याद हो तो बाबर के समय में मैंने आपको बताया था कि मुगल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फैली नहीं थी, ओके, सिर्फ आगरा दिल्ली वाला हिस्सा था। तो बाबर लड़ रहे थे और उन्होंने कुछ हिस्सा और जीत लिया था। उसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं ने भी मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाया। देन अकबर अकबर ने मोस्टली नॉर्थ साइड एरिया को अपने अंदर कर लिया था। ये मालवा वालवा एरिया इसके अंदर आ चुका था मुगल साम्राज्य में। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने अहमदनगर, ये साउथ एरिया में इंटर कर लिया था। ये मैंने सागिर वाले पार्ट में बताया था कि सागिर ने अहमदनगर जीत लिया। अब बाकी का जो साउथ एरिया बचा, ठीक है, ये दक्कन वाला जो एरिया बचा, वहाँ औरंगजेब ने एंटर किया, ठीक है। वैसे तो पहले भी बीजापुर और गोलकोंडा और मिले हुए थे मुगल साम्राज्य में, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए ये इनके हाथों से छूट गए थे। तो वापस इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को हासिल किया, लेकिन इसको हासिल करने के लिए औरंगजेब को दिल्ली से दक्कन आना पड़ा।
मीन्स 25 साल तो ये दिल्ली में रहे, उसके बाद इन्हें दक्कन आना पड़ा और ये दक्कन में ही शिफ्ट हो गए, परमानेंट ही शिफ्ट हो गए। इसीलिए दक्कन की जो पॉलिसी थी ना, इसे औरंगज़ेब की फेलियर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, कि ये जो पॉलिसी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। औरंगज़ेब के समय में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुए, बहुत ज़्यादा ही विद्रोह हुए। पहले तो सिखों का विद्रोह, जो कि मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि उनके जो 9वें गुरु थे, तेग बहादुर, उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जाटों का भी एक विद्रोह हो रहा था, वो गोकुला, जिसका नेतृत्व गोकुला और राजाराम कर रहे थे। इसके अलावा एक जो विद्रोह हुआ वो हुआ राजपूतों की तरफ से, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, औरंगज़ेब का पुत्र जो कि जिसका नाम अकबर था, उसे दुर्गादास ने अपने बहकावे में कर लिया, जो कि अपने पिता के विद्रोह हो गए थे। तो ये अकबर पहले तो ये राजपूतों से मिल गए, ठीक है? लेकिन जब ये राजपूत इनसे हारने लगे और औरंगज़ेब ने एक योजना बनाई जिसके तहत ये जो राजपूत थे इन्होंने अकबर से कहा, नहीं तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हो और हमें धोखा दे रहे हो, तुम आज भी अपने पिता के साथ हो। तो इन्होंने अपने उससे ने निकाल दिया अकबर को। फिर अकबर जाकर मराठाओं से उन्होंने शरण मारी और शिवाजी ने इन्हें शरण भी दी थी, मीन्स मराठाओं ने इन्हें शरण भी दे दी। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू जो थे वो ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाते थे, मीन्स जो अधिकारी थे वो हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो सेनापति थे वो भी हिंदू थे। कहते हैं कि औरंगजेब के जो मनसबदारों की संख्या थी वो टोटल थी 337, सबसे ज़्यादा, इवन अकबर के टाइम से भी बहुत ज़्यादा थी। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। औरंगजेब के समय में मुगल जो साम्राज्य था उसका विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अपनी चरम सीमा पर था। इतना था कि इसे संभाल पाना औरंगजेब को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, इसीलिए इतने ज़्यादा हर साइड से रिवोल्ट हो रहे थे, सिखों के, जाटों के, राजपूतों के, और मराठाओं ने तो औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। इसीलिए औरंगजेब की जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थे मराठा। औरंगजेब की जो दक्कन पॉलिसी थी वो फेलियर साबित हुई, सबसे बड़ा फेलियर साबित हुई। औरंगजेब की डेथ एक बीमारी से हुई थी और उन्हें खुलदाबाद में दफनाया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको औरंगजेब का ये जो लेक्चर था वो अच्छा लगा हो। और औरंगजेब के बारे में फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें, औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है मोती मस्जिद, जो कि जो दिल्ली का लाल किला है ना उसमें बनाई गई है। इसके अलावा औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे, इसलिए इनका जो पूरा शासन था ना वो इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता था। इसीलिए इन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। राज्यसभा जो उनका दरबार होता था वहाँ कोई संगीत नहीं, संगीत, डांस, ये सब अलाउ ही नहीं थे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे कठिन दंड दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को संगीत में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि औरंगजेब खुद ही बहुत अच्छे वीणा वादक थे, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, ये सारी चीज़ें जो अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान, इन सबको बंद करा दिया था। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। आई होप आपको औरंगजेब का वीडियो अच्छा लगा हो। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि और कौन कौन से मुगल थे। ग्रेट नहीं कहेंगे क्योंकि ग्रेट सिर्फ 6 मुगल थे, और जो लास्ट ग्रेट मुगल थे वो थे औरंगजेब। ओके, ये औरंगजेब तक हम बात कर चुके हैं। इसके बाद आए थे बहादुर शाह प्रथम, नेक्स्ट जहानदार शाह, फारूक सियार, उफी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, देन आफ्टर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और लास्ट है बहादुर शाह जफर। फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर वही हैं जिन्होंने 1857 के का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसके बाद जो अंग्रेज थे वो इनसे नाखुश हो गए थे और इन्हें इटली भेज दिया था। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ गुड डे, बाय।